मध्यकालीन भारत का आज चौथा क्लास है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश का टॉपिक को कवर किया था और आज दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा वंश जो है तुगलक वंश पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, तुगलक वंश जो हुआ, इससे पहले हम लोगों ने दो वंश पढ़ा था, गुलाम वंश और खिलजी वंश। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश हुए हैं, जिसमें तीसरा वंश पढ़ेंगे तुगलक वंश। पहले देखेंगे तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा था और ये सबसे लंबा शासनकाल था दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा। और सबसे छोटा जो था, इससे पहले जो पढ़े थे खिलजी वंश, वो सबसे छोटा शासन का कार्यकाल था। स्थापना की बात करें, तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। और इसे उदारवादी शासक कहा जाता है। तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को उदारवादी शासक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जनता के हित में काफ़ी अच्छा सोचता था। और इसने एक उपाधि ली थी, गाजी मलिक। तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक का अगर अन्य नाम की बात करें तो गाजी मलिक था, ठीक है। सूफी संत इसके द्वारा एक भूल कहे या फिर इसने एक गलती किया था। वैसे तो वो उदारवादी था, लेकिन इसके द्वारा एक गलती जो हुआ था, एक सूफी संत थे सिद्धमौला को उसने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। तो इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इस एक सूफी संत जो थे उसे कुचलवा दिया था हाथी के पैर के नीचे। और इसने काफ़ी आधुनिक इसके विचार थे। इसने जो किया पहला कार्य, पहली बार सिंचाई करने का, नहर निर्माण का कार्य इसने शुरू करवाया था पहली बार। तो ये काफ़ी दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने कुछ आधुनिक विचार लाया और सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। और इसने तुगलकाबाद की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि मुझे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली खाली कर दो। तो ऐसा क्यों कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक एक बंगाल अभियान में गए हुए थे और जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो था काफ़ी विद्वान था और ये गुरु भी था अमीर खुसरो का। और इसने 7 सुल्तान का वंश देखा था, यह शासन या दरबार में रहा था निजामुद्दीन औलिया। तो जनता इससे काफ़ी प्रभावित थी, काफ़ी विद्वान था। तो इसने दिल्ली को काफ़ी हद तक अपने में कर लिया था। और गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के साथ ही अभियान पे गए हुए थे, तो ये उस वक्त था वहाँ पे दिल्ली पे। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि दिल्ली पहुँचने से पहले तुम दिल्ली खाली कर दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक से कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक जो किसका, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था, ठीक है। हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। आगे है कि निजामुद्दीन औलिया ने क्या जवाब दिया था कि हुजूर सुल्तान अभी दिल्ली दूर है, सुल्तान दिल्ली अभी दूर है कहा था, ठीक है। और ये बता दिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था जब बंगाल का सफल अभियान के दौरान लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, ठीक है। किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए, आराम करने के लिए। और आराम करने के बाद वो दिल्ली जाता। अब ये क्या होता है
कि जब गयासुद्दीन तुगलक उसमें आराम करता है तो वो लकड़ी का महल जो है गिर जाता है और जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और ये जो लकड़ी का महल था इलाहाबाद के कड़ा मानिकपुर में बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब ये जो था कुछ कह नहीं सकते, या सोची समझी चाल थी या फिर एक महज दुर्घटना थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ तख्ता पलट हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक नया सुल्तान घोषित हो गया या फिर नया शासक घोषित हो गया। तो इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे जो कि गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां या फिर जोना खां था, दोनों याद रखेंगे। जूना खां या जोना खां एक ही नाम है। और दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित या फिर विद्वान अगर कोई शासक हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। और इसे स्वप्नशील बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह कहते हैं, क्योंकि ये जो भी रणनीति करता क्या होता था, उल्टा पड़ जाता था। ठीक है, सोचता तो था ये जनता के हित में, लेकिन उसका उल्टा परिणाम निकलता था, इसलिए इसे रक्त पिपासु कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि जनता इससे काफ़ी, इसके निर्णय से, इसकी नीति से काफ़ी परेशान हो गई थी। और ये स्वप्नशील था, यानी कि विचार विमर्श करता था हर कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अभी तुरंत। मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स में वृद्धि की थी। इसने सोचा कि गंगा और यमुना वाले क्षेत्र में, जैसे कि ये गंगा है और इसके द्वारा मिला यमुना, और बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं दोआब। ठीक है, तो इसने सोचा कि यहाँ पे खेती करवाते हैं किसानों से और क्या करेंगे, टैक्स में वृद्धि कर देंगे। लेकिन हो जाता है उल्टा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो भी कार्य करेगा वो उल्टा परिणाम हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, सुखाड़ पड़ जाता है, जिससे किसान दुखी होती है किसान और कहती है कि कैसा राजा है, मतलब एक तो सुखाड़ पड़ा है और टैक्स में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद उसने सोचता है कि चलो कृषि विभाग बनाते हैं। ठीक है, जो कि कृषि के एक आधुनिक के बारे में विचार विमर्श करेगा, किसान कैसे कृषि करे उसके बारे में एक कृषि विभाग बनाता है और इसका नाम देता है दीवान अमीर को ही। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये करता है राजधानी परिवर्तन। जब मंगोलों का आक्रमण होता है तो ये सोचता है कि दिल्ली के पास से मंगोल जल्दी चले आते हैं और आक्रमण कर देते हैं, तो इसने अपनी राजधानी बनाई। या फिर दूसरा उद्देश्य इसका हो सकता है राजधानी परिवर्तन करने का, केंद्र में राजधानी बनाएगा तो वो पूरे भारत में निगरानी रख सकता है। इसके दो कारण थे, या तो मंगोल के आक्रमण के कारण या फिर ये अपनी राजधानी केंद्र में बनाना चाहता था। ठीक है, तो ये राजधानी परिवर्तन करता है, देवगिरी दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाता है। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है क्योंकि वो सोचता है कि राजधानी केंद्र में रहेगी और मंगोलों से भी बची रहेगी। लेकिन ये खुद नहीं जाता, ये सारे जनता को भी वहाँ से ले जाता है कि दिल्ली में एक भी जनता नहीं रहेगी, सब जाएगा उसके साथ दौलताबाद। और उसके बाद क्या होता है, और ये ले जाता है सभी को गर्मी में। ठीक है, गर्मी में ले जाता है जिससे काफ़ी अधिकतर लोग की मृत्यु हो जाती है। फिर वो दौलताबाद पहुंचता है, फिर पुनः राजधानी वो दौलताबाद से फिर दिल्ली बनाता है। इस तरह जनता काफ़ी परेशान हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक से और इसीलिए इसे संज्ञा दिया गया है रक्त पिपासु। ठीक है, और इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था, जो कि योजना असफल हो गई थी। इसने सोचा कि चांदी के जो सिक्के हैं वो काफ़ी महंगी है और इसे सेविंग करना चाहिए, तो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था तांबा का और कांसा का, जिससे
काफ़ी जनता जो थी, और उसने क्या किया था, चांदी, तांबा और कांसा का जो सिक्का था सभी को वो एक ही मूल्य उसको सभी का था, जिससे जनता चांदी को छुपा ली और कांसे और तांबा की मुद्रा बाजार में चलने लगी, जिससे बाजार अनियंत्रण हो गया और ये भी योजना असफल हो गई। फिर उसने खुरासन अभियान किया। ठीक है, खुरासन अभियान जो किया था उसने, कश्मीर अभियान भी करवाया था। खुरासन अभियान उसका असफल हो गया था क्योंकि इसने क्या किया था, सभी जनता को पहले ही उसका वेतन दे दिया था और सैनिक को, और सैनिक तैयार कर लिया था कि खुरासन पे अभियान करना है, आक्रमण करना है जब हम बोलेंगे। लेकिन खुरासन के राजा से इसकी दोस्ती हो जाती है और ये योजना असफल हो जाती है। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक को सैनिक बोलते हैं कि कैसा पागल राजा है जो खुरासन अभियान पे भेजने वाला था और सभी को वेतन भी पहले दे दिया था, लेकिन अब क्या किया, उसको असफल कर दिया है। तो ये सुनकर मोहम्मद तुगलक ने कहा कि ऐसा बात है तो चलो अब कश्मीर अभियान करते हैं, कश्मीर पे आक्रमण करो तुम लोग। और कश्मीर पे आक्रमण करता है। उसी वक्त क्या होता है कि बर्फ़ का इतना बड़ा तूफ़ान आता है कि उसी में सारे सैनिक दब के मर जाते हैं। तो इस तरह कश्मीर अभियान भी असफल हो जाता है। और क्या होता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी गए थे दौलताबाद, उस वक्त क्या हुआ था कि सारे साम्राज्य बिखर गए थे। तो उस साम्राज्य को बिखरने से बचाने के लिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का करते हैं। ठीक है, 1336 ईस्वी में। यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक से के समय ही दिल्ली सल्तनत से अलग होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो अगर प्रश्न आए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कब हुई थी या फिर किस शासक के दौरान हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। और उसी वक्त बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना हसन गंगू ने किया था 1347 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे, अच्छा पॉइंट है। और इसके देखेंगे और इसके दरबार में एक विद्वान आए हुए थे, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को के यात्री थे। और इब्न बतूता की भी पुस्तक है, एक रेहला नामक पुस्तक है। और इब्न बतूता ने पुस्तक में जो है, और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी वीरता, इसके विद्वान को देखते हुए कह दिया कि तुम यहाँ के काजी हो, तुम यहाँ पे न्याय सुलाना या फिर न्याय करना। ठीक है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है सिंध में ठट्टा नामक निकट स्थान पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है। और इस दौरान बदायूं ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद अब जाकर राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली है। ठीक है, क्योंकि इसे स्वप्नशील बादशाह, रक्त पिपासु ऐसी संज्ञा दिया गया था प्रजाओं के द्वारा। जनता काफ़ी परेशान थी इससे। ठीक है, तो बदायूं ने कहा था कि अब जाकर राजा को प्रजा और प्रजा से राजा को मुक्ति मिली। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, याद रखिएगा। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, एक तरह से चाचा था। और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, चचेरा भाई। तो इसने अपना राज्याभिषेक, फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था वहीं जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था, वहीं पे इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था।
और हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ठीक है, और जानते हैं जजिया कर क्या है, इससे पहले बताए गए। और 24 प्रकार के टैक्स को इसने समाप्त कर दिया और 4 प्रकार के ही टैक्स को इसने मान्यता दिया। और वो 4 टैक्स क्या थे वह देखते हैं। तो सर्वप्रथम था जजिया कर, उसके ज़कात कर, खुम्स कर और खराज कर। तो जजिया कर जैसे कि जानते हैं क्या है, गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और ज़कात क्या था, ये था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खुम्स कर जो था युद्ध में लूटा गया धन था। ठीक है, और खराज जो कर था भूमि पर लिया जाने वाला कर था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा देखें तो मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख के द्वारा अंतरित कर दिया गया था दिल्ली में। ठीक है, पहले ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 24 टैक्स को समाप्त करके इम्पोर्टेंट 4 टैक्स को लगाया गया था। तो पॉइंट याद कर सकते हैं क्या था, जजिया कर, ज़कात कर, खुम्स और खराज। ठीक है, 4 कर था और चारों का अच्छा पॉइंट है, देख लीजिए, याद हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अशोक के द्वारा 3 अभिलेख लिखवाए गए थे, गुहा अभिलेख, अशोक के स्तंभ लेख और चट्टान अभिलेख भी था। तो उसी में जो अभिलेख था, और ये जो था, ये दोनों मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख, ये स्तंभ लेख था जो कि सीधा रहता है, अशोक स्तंभ लेख वो था। और उसी को उखाड़कर फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरठ और टोपरा अभिलेख को। और देखें यहाँ भी दिया हुआ है कि अशोक के मेरठ जो है यूपी में था, मेरठ अभिलेख यूपी में था और टोपरा अभिलेख हरियाणा में था और उसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया गया था। और इसने नहरों का जाल तथा 5 बड़े नहर बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। 300 शहरों की स्थापना इसी के द्वारा करवाया गया था। 300 शहरों की स्थापना, जिसमें कुछ प्रमुख शहर जो देखें तो हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। ठीक है, कि 4-5 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। लेकिन इसको याद रखेंगे कि 300 शहरों की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है उसका नाम अब बदल के क्या रखा गया है, अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा गया है। और इसने ये जो था काफ़ी आधुनिक सोचता था, गयासुद्दीन तुगलक से भी आधुनिक। तो इसने 1200 बगीचा लगवाया था। ठीक है, यानी पेड़ पौधे लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके दरबार में देखें तो 1,80,000 दास हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दासों से इसे काफ़ी लगाव था और दासों के बारे में ये अत्यधिक सोचता था उसके बारे में। तो इसके दरबार में 1,80,000 दास रहा करते थे। ठीक है, और जो नाम दिया था दीवाने बंदगाह की स्थापना दासों के लिए हुआ था। ठीक है, और दान विभाग इन्होंने बनवाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात, यानी कि एक तरह से डोनेशन विभाग था जो साम्राज्य के लिए कल्याणकारी कार्य के लिए एक दान विभाग था कि जिसे दान करना है वो दान कर सकता है। तो दान विभाग था जिसका नाम था दीवाने खैरात। पेंशन विभाग भी था तो जिसका नाम था दीवाने इस्तिहाक। ठीक है, बूढ़ों के लिए पेंशन विभाग भी बना हुआ था। सिक्का भी चलवाया था, आंध्र और बिग का सिक्का भी था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक, याद रखेंगे।
एक स्थापना और अंतिम याद ही होना चाहिए। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है, जिसके लेखक खुद फिरोज शाह तुगलक ही हैं, जिसे FST कहते हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही एक आत्मकथा है, याद रखेंगे, जिसके लेखक खुद फिरोज शाह तुगलक है। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय तैमूर लंका भारत पे आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, ठीक है। और तैमूर लंका सहयोग किसने किया था? तो खिलजी खान ने किया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और तैमूर लंग लाहौर, मुल्तान तथा देवलपुर को जीतकर यहाँ के शासन प्रशासन को खिलजी खान के हाथों में सौंप दिया था। ये भी याद रखेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था और उसी के समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और उसी में खिलजी खान ने उसकी सहायता कर दी थी। तो तैमूर लंग ने उसे जीतकर लाहौर, मुल्तान तथा देवलपुर को जीतकर और शासन प्रशासन किसके हाथों में दे दिया था? खिलजी खां को दे दिया था। और खिलजी खां अपनी शक्ति वृद्धि करके बाद में 1414 ईस्वी में दिल्ली सत्ता पर अपना अधिकार करके खिलजी या फिर सैयद वंश की स्थापना कर देता है। और तारीख़-ए-फिरोज़शाही पुस्तक के लेखक जो है वो है बरनी, ये भी याद रखेंगे। तारीख़-ए-फिरोज़शाही पुस्तक के लेखक है बरनी। और एक ऊपर जो देखे थे आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज़शाही के लेखक है खुद फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे हमारा फिर तुगलक वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा सैयद वंश या फिर खिलजी वंश, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी में हम लोग लोधी वंश भी कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।